ऑन द ग्राउंड रियलिटी वहाँ क्या है आपको बताएंगे। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर गुज़िश्ता हफ्ते बैरूत में गुजार कर वापस आए हैं और ऑब्वियसली उनका आंखों देखा हाल है। उनसे मीर साहब होपफुली आप ठीक होंगे। ऑब्वियसली हम इजराइल लबनान की जंग जो है उस पर बात कर रहे हैं और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इजराइल बैरूत को भी गजा बनाकर ही छोड़ेगा, तो क्या आप भी यही देख कर आए हैं, आपका भी यही अंदाजा है? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं जो देख के आया हूँ मुझे ये तो नहीं लग रहा कि बैरूत को गजा बनाया जाएगा, लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि जो जनूबी लेबनान है, साउथ ऑफ लेबनान, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि इज़राइल जो है उस इलाके को गज़ा की तरह तबाह व बर्बाद करने का एक मंसूबा बना के बैठा हुआ है। और अब तो जो इज़राइल के वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने भी कह दिया है कि अगर इज़राइल पर हमले बंद ना किए गए तो फिर हम लेबनान को भी गज़ा बना देंगे। तो गज़ा के मुकाबले पे लेबनान जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन पूरे के पूरे लेबनान को गज़ा बनाना इसलिए मुश्किल है कि लेबनान में बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की भी है, उसमें फिर बड़ी तादाद सुन्नी मुसलमानों की भी है, और उसमें फिर हिजबुल्लाह के हामी भी हैं जो ज़्यादातर के अहले तशी हैं। तो इस वक्त जो असल लड़ाई है इज़राइल की वो हिजबुल्लाह के साथ है, और इज़राइल की कोशिश है कि हिजबुल्लाह को आइसोलेट किया जाए क्रिश्चियंस और जो सुन्नी मुसलमान हैं उनसे। लेकिन ये उसके लिए इस दफ़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इस दफ़ा जो क्रिश्चियंस और सुन्नी मुसलमान हैं वो भी हिजबुल्लाह के पीछे खड़े हैं और उनकी काफ़ी हमायत कर रहे हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो लेबनान है वहाँ पर तकरीबन 17-18 मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और उसमें जो 3 बड़े ग्रुप हैं वो ग्रुप जो हैं, प्रेसिडेंट हमेशा क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा सुन्नी मुसलमान होता है, और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होता है वो शिया मुसलमान होता है। तो इस तरीके से लेबनान को चलाया जाता है। लेकिन नेतन्याहू की कोशिश है कि जो साउथ ऑफ लेबनान है, जहाँ पे के अहले तशी की आबादी की अक्सरियत है, उसको गज़ा की तरह तबाह बर्बाद किया जाए, वहाँ पे कत्लेआम किया जाए। और इसीलिए पिछले दिनों जो इजरायली फ़ौज है उसने कोशिश की कि साउथ ऑफ लेबनान का जो ज़मीनी राब्ता है शाम के साथ उसको काट दिया जाए, और उन्होंने उस सड़क को बमबारी करके तबाह भी कर दिया था, लेकिन उस सड़क को अब रिपेयर कर लिया। बिल्कुल, ये सारी डायनामिक्स हैं लेबनान की, बहुत ही मल्टी रिलीजियस और मल्टी एथनिक भी है। अब मीर साहब, बैरूत में जिन लोगों से आप बात कर रहे थे, पता नहीं ये तासुर दुरुस्त है या नहीं, आप तस्दीक कर सकते हैं, तासुर मिल रहा था कि इसराइल के हमलों पर वो परेशान तो हैं लेकिन दे आर नॉट सरप्राइज्ड। क्यों? आम लेबनानी है ना, उसके लिए जंग या खाना जंगी ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इस मरतबा मैं आपको बताऊं कि इस मरतबा वहाँ पे आपको तबाही इसलिए कम नज़र आ रही थी कि मीडिया को एक्सेस नहीं मिल रही। जब 2006 में इजराइल और लेबनान की लड़ाई हो रही थी और उस वक्त हम गए थे, तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। हम जहाँ पर तबाही होती थी, प्रॉब्लम होता था, हम आसानी से वहाँ पर पहुँच जाते थे, उसको रिपोर्ट करते थे, और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी उसको आसानी से रिपोर्ट करता था। लेकिन पिछले 17-18 साल में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। दुनिया जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो काफ़ी आगे चली गई है, लेकिन जो सहाफ़त है ये अपनी आज़ादी के हवाले से बहुत पीछे चली गई है। जो इजराइल के ड्रोन हैं उन्होंने लेबनान में बड़ा खौफ व हरास फैलाया हुआ है, और जितने दिन भी मैं लेबनान में मौजूद रहा उतने दिन इजराइल के ड्रोन जो हैं वो, अगर मैं तराबलस में हूँ तो वहाँ भी नज़र आ रहे हैं, अगर मैं अल-सैदा में हूँ तो वहाँ भी नज़र आ रहे हैं, और बैरूत में भी नज़र आ रहे हैं। और आम जो लेबनानी है उसका एक ख्याल है कि ये जो मीडिया के लोग हैं जिनके हाथ में कैमरा होता है, तो ये कैमरा जो है इसको ड्रोन जो है वो फॉलो करता है, और जहाँ पे कैमरा जाता है वहाँ पे भी ड्रोन आता है और वहाँ पे हमला हो जाता है। और ये कोई उनकी बात जो है वो इतनी गलत भी नहीं है, इसलिए कि ये खुद हमारे साथ भी इस तरह का हुआ वाक़या। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक दिन जो वहाँ के जो इकॉनमी पे असरात हैं उनको समझने के लिए, जो एक फिशरमैन था, एक मछेरा था, उसके साथ समुंदर के अंदर जाके उसकी बोट पे, उसकी कश्ती में उसके साथ बातचीत की। और जब हम उसके साथ बातचीत करके वापस आए, उसने हार्बर पे अपनी कश्ती को पार्क कर दिया और हम वहाँ से निकल आए, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे अटैक हो गया। वो मछेरा तो बच गया, लेकिन उसकी जो कश्ती है वो तबाह हो गई और हार्बर पे भी अटैक हो गया। इसके अलावा हम ये देखते थे कि जब हमारे पास कैमरा होता था
तो ड्रोन जो है उसकी परवाज बहुत नीची होती थी। जब हम कैमरे के बगैर बाहर निकलते थे तो फिर ड्रोन जो है वो हमें फॉलो नहीं करता था, और ये बाकी सहाफ़ियों ने भी ये बात की। उसकी वजह से फिर वहाँ पे जो सहाफ़ी, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से या किसी भी रीजन से हो, ख्वाह उनका ताल्लुक लेबनान से ही हो, तो वो जब बाहर निकलते हैं कवरेज के लिए तो जो मुकामी लोग हैं वो उनको डिस्करेज करते हैं। और कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए कि सहाफ़ियों को मारा पीटा गया, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी गई, उनके कैमरे तोड़ दिए गए कि भाई आप कैमरा लेके बाहर ना निकलें, और कैमरा हमारे पे नहीं, आपने हमारी फिल्म नहीं बनानी आपने। ये एक इसराइल की एक बर्तरी है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वो बहुत आगे है। और अनफॉर्चुनेटली लेबनान में हमें नहीं नज़र आया कि उनकी एयरफोर्स के पास कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई मिसाइल हो, कोई हेलीकॉप्टर हो, कोई जहाज़ हो कि वो इसराइल के ड्रोन जो हैं वो उनका मुकाबला कर सके। इस लिहाज से हमें शुक्र अदा करना चाहिए बतौर पाकिस्तानी कि जब दुश्मन मुल्क का कोई ड्रोन हमारे मुल्क में आता है तो हमारी एयरफोर्स उसको सेकंड्स में उड़ा देती है, उसको बर्बाद कर देती है। बिल्कुल, आपकी बात से मीर साहब बिल्कुल पता चल रहा है कि जर्नलिस्ट आर एट रिस्क। वो तो हमने गज़ा के ही सारे जंग में देख लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि ख़बरें फिर भी बहुत और तरीके हैं जिनसे फैलाई जा सकती हैं, जो कि दुनिया को दिखाई जा सकती हैं। सोशल मीडिया इज़ वन की प्लेटफॉर्म, और सिटीजन जर्नलिज्म जहाँ आम लोग भी हैं अपने मोबाइल फोन के कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज़ करके बता सकते हैं। अच्छा, अब आगे होना क्या है? ऑब्वियसली इससे पहले कि एक और इंसानी अलमिया जन्म ले, जो कि एक्चुअली ले रहा है, जिसकी बिगिनिंग हो चुकी है। लेबनान का ऑब्वियसली हाल तो हमें नजर आ ही रहा है। किसी को तो इजराइल का हाथ रोकना होगा। कौन कर सकता है ये? एक ही तरीका है कि OIC के बैनर तले एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाई जाए। बेशक यही कहा जाए कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए बनाई जा रही है, और उसमें ईरान को और इराक को और सीरिया को और दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाना चाहिए। और वो जो इंटरनेशनल फोर्स है वो सिर्फ लेबनान में नहीं, सिर्फ गज़ा में नहीं, बल्कि कश्मीर में और दीगर कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी जहाँ जहाँ पे मुसलमान मसाइल का शिकार हैं वो वहाँ पे काम आ सकती है। और इजराइल का और वो तमाम ममालिक जो कि मुख्तलिफ दुनिया के रीजन्स में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम करें, वो उनका हाथ रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि 1974 में जो उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी, और फिर शाह फैसल साहब जो हैं, यासिर अरफ़ात, हाफिजुल असद, इन सब ने मिलकर एक हिकमत अमली भी बनाई थी। लेकिन फिर आपने देखा कि आने वाले कुछ सालों में स्लोली ग्रेजुअली भुट्टो साहब का भी तख्ता उलट दिया गया, उनको फांसी दे दी गई, और कुछ सालों में शाह फैसल साहब भी शहीद कर दिए गए, यासिर अरफ़ात की भी डेथ हो गई, कर्नल गद्दाफ़ी को भी मार दिया गया। तो वो तमाम लोग जो 1974 की लाहौर की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो उनका अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है आपका, इसका जवाब जो है वो यही है कि इस्लामी ममालिक को भी नेटो की तर्ज पर अपनी एक मुश्तरका फ़ौज बनानी चाहिए। लेकिन जो भी इस मुश्तरका फ़ौज की तश्कील के लिए कोई इनिशिएटिव लेगा, उसको बहुत सी साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा, वरना होगा क्या कि आज लिबनान को मारा जा रहा है, कल को फिर शाम को मारेंगे, फिर ईरान निशाना बनेगा, और कभी ना कभी पाकिस्तान की भी बारी आएगी। तो इससे पहले कि पाकिस्तान को भी अकेला करके मारा जाए, पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी एक मुश्तरका फ़ौज बनाने का मामला जो है उसको OIC में ज़ेर बहस लाए, क्योंकि अगर नेटो की फ़ौज बन सकती है तो OIC की फ़ौज क्यों नहीं बन सकती।